with residential status and we are discussing section 6(1). यस, होमवर्क चेक कर रहा हूं मैं, 2 मिनट के बाद चेक करता हूं। सेक्शन 6(1), सेक्शन 6(1) की जो कंडीशंस है उनको क्या बोला जाता है? बेसिक कंडीशंस। और सेक्शन 6(6) की जो कंडीशंस है उसको क्या बोला जाता है? एडिशनल कंडीशंस। यस, बेसिक में ए बी किससे जोड़ा गया है? और से। एडिशनल में ए एंड बी बोला ना, बाद में वापस एंड बोलते। 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर। उसके बाद 60 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स, चलेगा। उसके बाद आर इन 2 आउट ऑफ 10 and 713 7 years। फाइन। एक क्वेश्चन होमवर्क को दिया था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने की कोशिश करता हूं। 83 डेज है, देखो 14-15 में 83 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर, मतलब 182 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपको लिखना था एज मिस्टर एक्स इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, ब्रैकेट में 83 डेज, देयरफॉर ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। उसके बाद एज मिस्टर एक्स इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, ब्रैकेट में 83 डेज, एंड पिछले 4 सालों में मिला कितना हो रहा है? 378 डेज इन 4 years immediately preceding the current previous year, therefore it satisfies second basic condition। उसके बाद एडिशनल कंडीशंस 2 आउट ऑफ 10 में आ रहा है क्या? ये देखो ना, इधर 182 चेक करो पहले, या 8, 9 और 9, 10 में है क्या? यस, उधर हो गया तो आर हो गया। और उसके बाद 7, 13, 7 हो गया क्या? 7, 13, 7 हो गया क्या? 13, 14 से लेके 67 और देखो हो रहा है क्या? 1090 डेज। So therefore is satisfying second additional condition and therefore is residential status is ROR। yes, ये चीजें लिखना था आप लोगों को। कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया? How many of you have not done the homework? yes, होमवर्क नहीं करने के लिए वेरी सिंपल रूल, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको क्लास से बाहर जाना है, फटाफट एक कैडबरी लेके आने की। 10 रुपीज इज द कॉस्ट, ठीक है, मतलब उससे कम नहीं लाने का, उससे ज्यादा। रेट किस इस तरह से रेट कार्ड में डिक्लेयर कर देता हूं। फेयर बुक का रेट है सिल्क, मतलब आप फेयर बुक नहीं कंप्लीट करते हो और उस दिन मैं चेक कर रहा हूँ तो आपको जाके सिल्क लेके आने की, और आप होमवर्क नहीं करते हो तो रेट क्या है? डेयरी मिल्क केक 10 रुपीज वाली, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप में से किसी ने होमवर्क नहीं किया तो जाओ फटाफट लेके आओ। अगर अदरवाइज अगर 1 मिनट के बाद अगर आप हो तो आपका क्वांटिटी जो है डबल हो जाएगा, मतलब 1 कैडबरी का 2 कैडबरी हो जाएगा। और नंबर 2, मैं हर एक स्टूडेंट का पर्सनली होमवर्क चेक करता हूँ। मैं आऊंगा अभी, ठीक है, 1 मिनट के बाद हर एक स्टूडेंट की बुक चेक करूंगा, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज गो आउट क्विक। 1, 2। हम लोगों ने जब कल बात की है, ये ध्यान दो अभी, स्टॉप नॉइज। सेक्शन 6(1) बोलता है आपको जिस साल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है उस साल को हम बोलेंगे करंट प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 14-15। तो 14-15 इस प्रीवियस ईयर में क्या आप इंडिया में 182 डेज और मोर हूं? लेट्स सी, क्या मैं यहाँ पे 182 डेज और मोर हूं? ये देखो, अगर यस तो फिर आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए, आप रेसिडेंट बन गए। नहीं होते हो तो यहाँ पे मिनिमम 60 और उसके पिछले सालों में 4 सालों में 365, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन गए? आर। अब आर बनने के बाद जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो आपको उन सालों के लिए चेक करनी है जो आपके एक्सक्लूडिंग द करंट प्रीवियस ईयर है, इस साल को छोड़ के इसके पहले के साल। इन लोगों ने बोला पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 बार आप क्या होना चाहिए? आर, मतलब वापस इन इंडिविजुअल ईयर्स में जाने का और इंडिविजुअल ईयर्स में जाके वापस एक बार चेक करने का क्या इन सालों में आप 182 डेज और मोर नहीं तो 60 + 365 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो क्या? अगर यस तो फिर आप क्या बन गए? ये आपका आर बन गए, और ऐसे 2 बार आपको आर बनना है। उसके बाद 730 डेज इन 7 ईयर्स अगर कंप्लीट करो तो फिर आप बेसिक कंडीशन और दोनों पे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करके आप आर बन सकते हो। अगर आपने 0 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की तो आप एनआर हो, बराबर।
कुछ भी नहीं है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का सिस्टम काफी इजी है। एक ही तो पॉइंट है जिसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। 2/10 वो आर बनने का मतलब इंडिविजुअल ईयर्स में वापस जाके 6 1 लगाना पड़ता है उधर जाके। ये पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 सब कुछ हो चुके हैं। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 98 का। जी एन अमेरिकन सिटीजन is appointed by a multinational company to its branch in New Delhi in 2011. G, an American citizen, is appointed by a multinational company to its branch in New Delhi in 2011. He has never been to India before this appointment. इसके पहले इंडिया में कभी नहीं आया. He arrived in Mumbai on 15th April 2011. कब आया मुंबई में? 15th April 2011. इसके पहले इंडिया में कभी नहीं था. मतलब कौन सा साल है उसका फर्स्ट सबसे पहले? 11-12. उसके बाद he arrives in Mumbai on 15th April 2011 and he joins the office on 20th April 2011. ऑफिस कब ज्वाइन किया? 20 अप्रैल. डेज कहां से काउंट होने चाहिए? जब से वो इंडिया में आया तब से, क्या जब से ऑफिस ज्वाइन किया? जब से वो इंडिया में आया तब से. ठीक है. कुछ पीपीटी वाले उसको जब जॉब ज्वाइन किया वहां से ज्वाइन स्टार्ट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली इररिलेवेंट कैलकुलेशन. इसका मतलब कि आप इंडिया में आए और होटल में सो गए 2-4 महीने तक होटल के बाहर नहीं आए, इसका मतलब कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका डेज काउंट नहीं होगा. जब से आप इंडिया में आए इमीडिएटली भारत माता पे कदम रखा आप लोगों ने, आपका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन चालू हो जाए. मतलब आप जॉब ज्वाइन करो नहीं तो घूमते बैठो इधर उधर, हमें कुछ लेना देना नहीं है. सेक्शन 6166 में कहीं पे है क्या? यस, जॉब ज्वाइन करने के बाद करो करके काउंटिंग उसकी. नो. तो कहां से? जब से वो इंडिया में आया. अब देखो, आपको वो आने के बाद कौन सी डेट ढूंढने की? जाने की. बस आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में जहां पे पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई वहां पे सिर्फ आपको आने की डेट ढूंढो, जाने की डेट ढूंढो. बाकी इररिलेवेंट डेट्स की तरफ देखो भी मत. आने की डेट, जाने की डेट, बस इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो. फिर आपको समझेगा कौन से साल में कितने डेज है, और एक बार ये समझ गया कौन से साल में कितने डेज है, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है आपका. राइट. अब आ गया वो 15th अप्रैल 2011 को. अब जाने की डेट ढूंढने का. 20 अप्रैल को ऑफिस ज्वाइन किया. ठीक है, अच्छी बात है. His wife and children joined him in India on 20th October 2011. बीवी बच्चे, यस, पूरी टीम आ गई कब? 20 अक्टूबर 2011. लेकिन अपने को पूरी फैमिली का रेसिडेंस स्टेटस कैलकुलेट नहीं करने का, अपने को सिर्फ जी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का. तो इमोशनल मत हो, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है. द कंपनी अलॉटेड हिम लीज रेसिडेंस फॉर दिस पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ स्टे एंड ही ऑक्यूपाइड द लीज रेसिडेंस फ्रॉम अक्टूबर 2011. वो फिर उसको घर दिया और घर में रहने लगा. इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक डेट इंपॉर्टेंट है. कब आया? एक ही डेट इंपॉर्टेंट चलेगा. ऑल अदर डेट्स आर इररिलेवेंट. उसके बाद on 10 February 2012 he is transferred by his employer on deputation basis to be the regional chief of his employees operation in Southeast Asia, having headquarters in Hong Kong, and he leaves New Delhi on 11 February 2012. ये इंपॉर्टेंट है. वो 11 February 2012 को इंडिया से चला गया and arrives in Hong Kong on 12 February. छोड़ो उसको. He leaves behind his wife and children in India till 14th August 2013. अभी अकेला गया. अकेला गया था और बीवी और बच्चे उसके इंडिया में ही थे. इन लोगों ने बोला he leaves behind his wife and children in India till 14th August 2013. 14th August 2013 तक बीवी बच्चे इंडिया में हैं. When they leave for Hong Kong. G had come to India earlier on 15th June 2013. अब ध्यान दो अच्छी तरह से. क्या दिया देखिए, बीवी बच्चे इंडिया से बाहर चले गए कब? देखो, he leaves behind his wife and children in India till 14th August 2013. मतलब 14th August 2013 को बीवी बच्चे ये सब लोग चले गए आउटसाइड इंडिया में. When they leave for Hong Kong, G had come to India earlier on 15th June 2013
ऑन 2 मंथ्स लीव, मतलब ये क्या हुआ पता है क्या, अब जी आया था बाद में चला गया, और बाद में ऐसा दिया बीवी और बच्चे चले गए, लेकिन इधर बीच में एक डेट इन लोगों ने वो बाद में दिया है कि 15 जून को जी आया था उनको लेने के लिए, 15 जून 2013 ऐसा है वो, 15 जून को आया 2 महीने की लीव पे और बीवी बच्चों को लेके चला गया। अब सेंटेंस वापस एक बार पढ़ो अच्छी तरह से। ये तो समझ गया उसका कि वो न्यू दिल्ली छोड़ा उसने 11 फरवरी को, यस, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही लीव्स बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया टिल 14 अगस्त 2013। ही लीव्स बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया टिल 14 अगस्त, मतलब उसने 14 अगस्त तक इंडिया में रखा उनको, मतलब 14 अगस्त को चले गए वो, व्हेन दे लीव फॉर हांगकांग। जी हैड कम टू इंडिया अर्लियर ऑन 15 जून 2013। 2013 का चल रहा है, 15 अगस्त को वो गए, लेकिन जी कब आया था उनको लेने के लिए, 15 जून को, ऐसा है। द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑक्यूपाइड द रेसिडेंस टिल द डेट ऑफ डिपार्चर टू हांगकांग एक्सेट्रा दिया है, फैमिली मेंबर्स इधर ही थे, वो रेसिडेंस उनके पास था, वो इररिलेवेंट है। अब वो गए हैं, अब जाने के बाद अब कौन सा डेट देखेंगे, आने का। एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ डेपुटेशन जी इज रिपोस्टेड टू इंडिया एंड ज्वाइंस न्यू दिल्ली ऑफिस ऑफ हिज एम्प्लॉयर चीफ एज ऑफ हिज एम्प्लॉयर एज चीफ ऑफ इंडियन ऑपरेशन ऑन 2 फरवरी 2015। वापस इंडिया में आए हो। इन व्हाट रेसिडेंशियल स्टेटस जी विल बी असेसेबल फॉर वेरियस ईयर्स टू इनकम टैक्स इन इंडिया। ध्यान दो, इररिलेवेंट डेट्स छोड़ देने का, बहुत सारे डेट्स दिए और बहुत बार वो आ रहा है जा रहा है नाटक कर रहा है। आने का डेट 15 अप्रैल को आया, 11 फरवरी को चला गया, वापस 15 जून को आया, 14 अगस्त को चला गया और 2/2/2015 को आया। अब ध्यान दो, सबसे पहले कौन सा साल है, 11-12, 11-12 कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2000, यस 12 को, तो वो 31 मार्च 2012 के पहले चला गया, बराबर ना, मतलब 11-12 में चाहिए। बाद में वो आया कब, 15/6/2013 को आया, मतलब कौन सा साल, 13-14 को, और गया भी कब, 13-14, और अभी आया 2 फरवरी 2015, मतलब 14-15 में आया, लाइकवाइज, ठीक है। तो अब देखिए, चलो आने का डेट लिख दिया आपने, आने के जाने का, प्रीवियस ईयर और उसके बाद डेज, कौन से साल से, 11-12, 12-13, 13-14 एंड 14-15, बस इन 4 साल। और एक काम करो, वेट 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 वेट, यहीं पे अपने का आंसर लिखना है, इसलिए लिखते हैं थोड़ा सा कॉलम्स बड़ा बनाओ, आप थोड़ा सा बड़ा कॉलम्स बनाओ। इन वेरियस ईयर्स पूछा है, देखो इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 साल का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछा, क्या दिया देखो, इन व्हाट रेसिडेंशियल स्टेटस जी विल बी असेसेबल फॉर वेरियस ईयर्स। तो हर साल का इतना बड़ा आंसर लिखते बैठेंगे तो वो इतना नहीं, इस टेबल में बिठा देंगे अभी सब। बेसिक कंडीशंस, उसके बाद एडिशनल कंडीशंस, मतलब बेसिक कंडीशंस के बाद एक अच्छा रो बनाओ, उसके बाद एडिशनल कंडीशंस, उसके बाद कंक्लूजन, और रेसिडेंशियल स्टेटस। और
15 अप्रैल 2011 को इंडिया में आया, 11 फरवरी को चला गया, 15 अप्रैल को आया, तो 15 को पकड़ने का यहाँ पे, मतलब वो डे भी इंक्लूड करने का, 11 भी इंक्लूड करने का, 11 12 में है सब कुछ। अप्रैल के कितने डेज पकड़ने के? 16, 14 डेज छोड़ दो। यस, तो अगर आपको चाहिए तो ले लो फटाफट। अप्रैल के 16, मई के 31, जून 30, अगस्त 31, जुलाई 31, अगस्त 31, यस, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 एंड फरवरी 11। इज इट 303? उसके बाद वो आया कब? 15 जून 2013, मतलब क्या 13 14 में, तो 12 13 में इंडिया में था ही नहीं वो, 0 डेज, 0 डेज। उसे 15 जून को आया, तो 14 तारीख तक नहीं पकड़ने का, मतलब 16 दिन पकड़ने किसके, प्लस जुलाई के 31 और प्लस अगस्त के 14, मतलब हाँ, और ये कब आया हो? फरवरी में आया, तो फरवरी 2015, मतलब क्या है, सेकंड तारीख से पकड़ने का, मतलब 1 तारीख ने पकड़ने का, 27 डेज पकड़ो और प्लस 31, कितना आया? 58। यस, अब देखो डेज मेरे पास है। सबसे पहले 14 15 के बारे में बात करते हैं। इसके 11 12 के पहले इंडिया में नहीं था, इसके पहले सब कुछ जीरो है, इसके पहले सब कुछ जीरो है, राइट। नाउ 14 15 कितने डेज के लिए इंडिया में हो? 58, लेस देन 60 हो क्या? तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो बेसिक में? यस, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपका रेसिडेंट स्टेटस क्या होना चाहिए? यस, एनआर। सो none of the basic condition is satisfied. ये उसके वजह से नॉट एप्लीकेबल, एनआर। फर्स्ट ईयर इज कंप्लीट। यस, नाउ 61 डेज है, 182 हो रहा है, नो, 60 हो रहा है, यस, प्लस 365 इन 4 years, इसके पहले तो जीरो है, हो रहा है क्या? नो, सो वन सेकेंड, क्या सेम रीजन लिख दो, इज नॉट एप्लीकेबल, एनआर। हियर आल्सो सेम रीजन। यस, व्हाट अबाउट दिस? आर तो बन गए, कौन सी? फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज satisfied. What about additional conditions? फर्स्ट टाइम आया ना, none of the additional conditions satisfied. बोलिए, आर, एन ओ आर। फाइन,
और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो। X came to India for the first time on July 24, 2010. From July 24, 2010 to December 25, 2011, he was in India. Again, he came to India on 5th of August 2014 for employment purpose and left India on November 25, 2014 permanently. Determine his residential status for assessment year 15-16 assuming he is a foreign citizen or Indian citizen. कुछ फर्क नहीं पड़ता सिटीजनशिप का, आप फॉरेन सिटीजन इंडियन सिटीजन हो, रेसिडेंट स्टेटस आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, फर्स्ट नहीं तो सेकंड, किसी किसी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करो आप रेसिडेंट बन जाओगे, और एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आर एन आर बन जाओगे, चलेगा, आर ओ आर बन जाओगे। चलो फटाफट, आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। पहले एक काम करो, कब आ रहा है और कब जा रहा है वो प्लॉट करो, कब आ रहा है कब जा रहा है वो प्लॉट करो। देखिए अभी कब आ रहा है, 24 जुलाई 2010, और कब जा रहा है 25 दिसंबर 2011। मतलब ध्यान दो, इधर जुलाई में आया, इधर बीच में एक मार्च भी आया, उसके बाद अगले दिसंबर में चला गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब अभी जुलाई में आया, अभी इस दिसंबर में नहीं गया, कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अब आया इस दिसंबर में नहीं गया, अगले साल दिसंबर में गया। दिसंबर 2010 नहीं है, 11 है। यस, यहाँ से 31 मार्च तक अपना एक साल है, और उसके आगे एक साल है। उसके बाद कब आया वापस, 5 अगस्त 2000, और कब गया 25 नवंबर 2014, मतलब 14-15। यस, आप मुझे बोलिए कौन से साल से चालू हो रहा है, 10-11, 14-15। Now you are supposed to count number of days, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। He has come to India on 24th of July 2010. From 24th of July 2010 till 31st of March 2010। एक काम करो, 365 ले लो कैलसी में, और 365 में से अप्रैल के 30 माइनस करो, मे के 31,
जून के 30 और जुलाई के 23 माइनस करो, समझ रहे हो? अप्रैल मई जून जुलाई के 23, 24 को पकड़ रहे हैं, 23 माइनस करो, बोलिए 251। बाद में वो कब आया? और ये वापस यहाँ पे 31 मार्च के बाद यहाँ पे, यहाँ से दिसंबर तक, तो वापस कितना ले लो? 365 ले लो कैलसी पे, और 365 में से मार्च के 31, फरवरी के 28, जनवरी के कितने 31, और दिसंबर के कितने माइनस करने के 6 डेज। 25 को गया तो 26 तारीख से आगे 31 तक 6 डेज, 269। बाद में 2014-15 में आया, इधर नील है, और 5 अगस्त को आया और 25 नवंबर को चला गया। तो अक्टूबर के जो 31 डेज है उसमें से 4 दिन छोड़ दो, 5 तारीख से पकड़ने 4 दिन, 27 दिन पकड़ो, 27 अक्टूबर के प्लस नवंबर के कितने, ये अगस्त के 27 प्लस सितंबर के 30, अक्टूबर 31, नवंबर 25, बोलिए 113, बोलिए। He was in India means on December 25, 2011 he left India, करने का ना, आने का और जाने का दोनों भी डेज काउंट करने के। नहीं, वो 25 को गया है, मतलब 25 के आगे वाले छोड़ रहे हम, इसलिए हमने क्या किया, उल्टा कैलकुलेशन चल रहा है, ये समझिए। मार्च का छोड़ दिया, 25 को गया, उधर से इधर से मार्च से पीछे आ रहे अपन, और बड़ा अप्रैल टू 25 तक पकड़ा, मतलब दिसंबर के 25 पकड़े मैंने, 6 छोड़ दिए, तो 25 और 6 31 होता है। तो मार्च के 31 माइनस किए, फरवरी के 20, जनवरी के 31, और अभी दिसंबर के कितने माइनस करेंगे, आउट ऑफ 31 फॉर 25 डेज ही वाज देयर, सो फ्रॉम 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, 6 माइनस करनी पड़ेगी। चलो बोलिए, 182 हो रहा है क्या? यस नहीं हो रहा है, 60 प्लस 365, यस हो रहा है। फर्स्ट सेकंड बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एडिशनल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। आर इंटू आउट ऑफ 10, इधर नहीं हो रहा, लेकिन इधर तो हो रहा है ना, आर 182 हो रहा है, इसलिए आर हो रहा है। और उसके बाद 713 नहीं हो रहा, मतलब सेकंड बेसिक हुई, फर्स्ट एडिशनल हुई, लेकिन सेकंड एडिशनल नहीं हुई, तो आर एन ओ आर। वापस इसमें करूं, ध्यान दो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर हो रही क्या? 14-15 के लिए एक ही साल के लिए कैलकुलेट करना है, नहीं हो रही तो फर्स्ट बेसिक छोड़ो, सेकंड बेसिक 60 यस प्लस 365 4 साल में हो रही है, सेकंड बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ एडिशनल कंडीशंस, वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, तो रेसिडेंट बनने के लिए वापस 61 में जाने का, तो देखो 182 डेज और मोर वगैरह हाँ यहाँ पे है, तो 2 साल में हो रहा है। 60 प्लस 365 भी चेक कर सकते, लेकिन जरूरत नहीं, 182 वाला मिल गया, यस। और उसके बाद 713 नहीं हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड बेसिक कंडीशन एंड फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, देखो आर एन ओ आर, यस और नो, समझा क्या मैं क्या बोला? यस, घर पे जाके लिखना है आपको आंसर। हाँ, घर पे जाके लिखना है आपको आंसर, चलेगा? अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच चुके अभी हम। कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, मेरे पास बेसिक कंडीशंस है, कौन सा सेक्शन देता है? 6.1। बेसिक कंडीशंस में नंबर ए और बी है, बोल रहे हैं 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, और बोलिए 60 डेज और मोर
इन करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more in 4 years. अब ध्यान दीजिए, try to understand this. सुन रहे हो ना आप? पूरा गाड़ी पार्क कर दिया आपने तो। हाँ, अच्छा ध्यान दो, बेंच पे एक का तो भी अटेंशन है कम से कम, दोनों का नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम। सो जाओ, सो जाओ, सो। हाँ, कम ऑन, 182 days और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, और उसके बाद 60 प्लस 365। आप मुझे बोलो 182 डेज मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर वो बोल रहे हैं। अगर आप इंडिया में 182 डेज और मोर हो तो आप क्या हो? रेसिडेंट हो। इसमें इन लोगों ने बोला 60 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट प्रीवियस ईयर। अब मुझे बोलो ये सेकंड बेसिक कंडीशन जो है, ये सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कर रही है बताए क्या? ऐसे लोग जो 182 में कवर नहीं हो रहे, मतलब जैसे कोई होगा 170 डेज इंडिया में, तो 182 में कवर नहीं हो रहा है, तो 170 है, वो भी अच्छा खासा पीरियड है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सेकंड बेसिक कंडीशन डाल के बोल रहे 60 प्लस 365, मतलब कुछ ना कुछ तो भी करके उसको हम खींचना चाहते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस में। तो सेकंड बेसिक कंडीशन का पर्पस समझिए। सेकंड बेसिक कंडीशन रेसिडेंशियल स्टेटस का स्कोप इंक्रीज करने के लिए डाली गई है, सो दैट मैक्सिमम पीपल विल बी कवर्ड। 182 में जो छूट गए, कोई 150 दिन है, नहीं तो क्या होगा पता है क्या? लोग 179 180 हो गए ना, भाग जाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से रेसिडेंस स्टेटस का अपना स्टे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, ऐसे लोग जो शायद 100 120 130 70 80 90 अच्छे खासे दिन इंडिया में रहते हैं, उनको अपने को छोड़ने का नहीं है, इसलिए इन लोगों ने सेकंड बेसिक कंडीशन डाल के 60 दिन खींच लिया, 60 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज। अब सिंपली सोचिए, आईपीएल के जो प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, लेट्स से ऐसे समझो कि कोई अगर नॉर्मली तो 2 महीने टूर्नामेंट चलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई अगर 2 महीने के बाद भी अगर इंडिया में है ही, लेटेस्ट से अगर 3-4 महीने है, तो ऑन एन एवरेज अगर कोई आदमी अगर 100 दिन इंडिया में रहता है, 100 डेज, ऐसे समझिए, आईपीएल खेलने के लिए आया और वापस उसका जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट था तो उसका टीम वापस एक बार इंडिया की किसी टूर पे आया, ऐसा समझिए, और किसी पर्टिकुलर का नॉर्मली 100 डेज इंडिया में हो रहा है, तो 60 डेज तो हो गया, प्लस 365 भी होगा 4 साल में, क्योंकि 4 साल में 400 होगा, 100 400 होगा, तो ऐसे केस में वो रेसिडेंशियल स्टेटस में कवर हो सकता है। लेकिन 182 का ही अगर रिजिड कंडीशन अगर हम रखते हैं तो 182 में बहुत कम लोग कवर होते हैं, 60 प्लस 365 में बहुत सारे लोग कवर होने का चांस है। इसीलिए 60 डेज का जो कंडीशन इन लोगों ने डाला है, बेसिकली दिस इज टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। जो लोग अदरवाइज 182 में कवर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोग हम बोल रहे हैं कि आप 60 प्लस 365 में कवर हो जाओगे। लेकिन अगर 60 डेज के बाद भी अगर इमीडिएटली इंडिया में अगर आप रेसिडेंट बनने वाले हो, मतलब जब बहुत ज्यादा चांस है, तो ऐसे केस में फिर लोग डरेंगे इंडिया में आने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, 3 लोगों को एग्जाम्पशन दिया, बोला अगर आप इन 3 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल होते हो, तो ऐसे केस में हम आपके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। इन दैट केस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है? सेकंड, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन। कुछ लोगों के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया, एग्जेम्पशन दे दिया है, आओ नो प्रॉब्लम, 182 डेज तक हम रेसिडेंट नहीं करवाएंगे, 60 डेज की कंडीशन को डरो मत। 3 केसेस में है दैट सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब उन लोगों के लिए सेक्शन 616 कितना अच्छा, उन लोगों के लिए, कौन, जो 3 कैटेगरी मैंने बोली, उनको अगर रेसिडेंट बनना है
तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ी? ओनली वन। उनके लिए सेक्शन 6(1) बस इतना है। बाकी सब लोग के लिए दोनों बेसिक कंडीशन चेक करके रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम 3 केसेस में बोल रहे हैं, आपके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन है नहीं, आराम से आओ इंडिया में। ऐसे 3 केसेस कौन कौन से वो आपने को सीखने। ले लो, हेडिंग दे दो, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू सेकंड बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 66, exceptions to second basic condition of section 6(1), exceptions to second basic condition of section 6(1), लिख दो नीचे। in following cases second basic condition, in following cases second basic condition will not be checked, will not be checked। मतलब उसके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें नंबर 1, इंडियन सिटीजन going outside India, Indian citizen going outside India for the purpose of employment outside India during current previous year, Indian citizen going outside India for the purpose of employment outside India during the previous year। ध्यान दो, अपने यहाँ पे वैसे भी जॉब के प्रॉब्लम्स है, तो आपको बोला गया अगर आप जा रहे आउटसाइड इंडिया तो जाओ, 60 डेज के लिए डरो मत, 182 डेज कंप्लीट होने के पहले कभी भी जाओ। हम आपको तब तक रेसिडेंट नहीं बनवाएंगे जब तक आप 182 डेज क्रॉस नहीं करते। नहीं तो अदरवाइज क्या होता, आप 60 दिन कंप्लीट होने के बाद इंडिया से बाहर गए तो 60 दिन तो कंप्लीट हो गया ना, तो वैसे भी आपको रेसिडेंट स्टेटस में कवर करने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को बोला टेंशन मत लो, 60 दिन में कवर नहीं करेंगे, 182 डेज कंप्लीट होने के पहले कभी भी जाओ। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है तो आप लोग आउटसाइड इंडिया ढूंढ रहे एम्प्लॉयमेंट, तो अच्छी बात है। कौन है आप? इंडियन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन नहीं है। और एग्जामिशन इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, इधर आने के लिए नहीं है। इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया क्योंकि आपको वहां पे जॉब करना है, तो ऐसे केस में आपको हम लोग सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करेंगे। 182 डेज कंप्लीट होने के पहले अगर आप गए तो नो प्रॉब्लम, नॉन रेसिडेंट हो। तो फर्स्ट बेसिक एग्जामिशन, फर्स्ट एग्जामिशन क्या है इन लोग ना, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चलेगा। नंबर 2, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया as a crew member on Indian ship, Indian citizen going outside India as a crew member on Indian ship। शिप के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको क्रू मेंबर बोला जाता है। शिप के ऊपर जो स्टाफ होता है उसको क्रू मेंबर करके बोलते हैं। अब ध्यान दो, अगर आप आउटसाइड इंडिया जाते हो एज ए क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, मतलब आप उस शिप के ऊपर काम के लिए हो और आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, जब शिप जाती है तो 6-6 महीने लेटे से ये लोग समंदर में रहते हैं।
तो ऐसे केस में इन लोगों ने बोला इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, डिपेंड्स अपॉन दी जर्नी। अब शिप्स दो टाइप की होती है, एक तो आपका इंडियन नेवी वाला होता है और दूसरा होता है मर्चेंट नेवी वाला। इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो होते हैं, जो प्राइवेट शिप्स रन करती है, ये सारा मर्चेंट नेवी है, और इंडियन नेवी अपना सिक्योरिटी के लिए। अब इन लोगों ने क्या बोला, आप इंडियन शिप के ऊपर आउटसाइड इंडिया जा सकते हो, चाहे वो इंडियन मतलब आप मर्चेंट नेवी वाले हो, नहीं तो आप इंडियन नेवी वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोगों के लिए कंडीशन का एग्जाम्पशन है। यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडियन शिप, व्हेन कैन आई से दैट शिप इज एन इंडियन शिप? ध्यान दो, जैसे अपन कोई बाइक परचेस करते, कोई कार परचेस करते, रोड पे उतारने के टाइम अपन आरटीओ का परमिट लेते, राइट, रजिस्ट्रेशन करवाते आरटीओ के पास। शिप का भी जो है ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अपन शिप बनाने का और डायरेक्ट समंदर में उतार देने का। यस, नो, अपने यहाँ पे एक अथॉरिटी है, आरटीओ के पास नहीं जाता शिप का, आरटीओ नंबर नहीं देता उसको। अपने यहाँ पे शिपिंग मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग करके एक अथॉरिटी है। क्या? रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग। आपका जो शिप आपको लेने से समंदर में उतारना है, तो आपको पहले रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग से आपको परमिशन लेनी है, फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग आपको फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें आपको देता है, वेदर शिप इज फिट, क्योंकि शिप के ऊपर इतने सारे लोग रहेंगे और शिप अगर फिट नहीं रहेगी तो डूब जाएगी, तो इतने सारे लोग मर जाएंगे। यस, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद वो कितने सालों तक शिप पानी में रह सकती है, मतलब आज फिटनेस सर्टिफिकेट दिया तो कंटिन्यूस उसका लेट से वेरिफिकेशन करना पड़ता है, 2 साल 4 साल जो भी है। आप सालों साल वही शिप चला रहे हो ऐसा नहीं होता। तो लाइकवाइज ये रजिस्टर ऑफ शिपिंग जो इंडिया वाला है, उसके पास अगर आपकी शिप रजिस्टर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंडियन शिप। इंडियन शिप मतलब शिप रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना, इंडियन शिप। आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, मतलब आप उस शिप के ऊपर काम को हो, आप शिप का जो स्टाफ है उस स्टाफ के आप मेंबर हो, तो आपका जॉब ही है वहां पे जाना। ऐसे केस में आपको बोला नो प्रॉब्लम, आपको हम नॉन रेसिडेंट कर देंगे अगर आप 182 डेज के पहले गए तो। हाँ, लेकिन अगर आपका इंडिया में आपकी शिप इधर ही घूम रही है इंडिया में, तो ऐसे केस में 182 डेज अगर आपने क्रॉस कर लिए तो फिर हम आपको रिसिम बनवाएंगे। तो इसलिए आप जाओ आउटसाइड इंडिया, डो नॉट कंप्लेन, डो नॉट कंप्लीट 182 डेज। अगर इफ यू कंप्लीट 182 डेज तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे केस में दो केसेस बोले इन लोगों ने आउटसाइड इंडिया जाने के लिए, बोल रहे हैं इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और नंबर 2 इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप। तो अगर आप जा रहे हो इन दोनों केसेस में अगर आउटसाइड इंडिया, तो नो प्रॉब्लम, हम आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करवाएंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। और तीसरा केस है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों के लिए, अभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है बताता हूं मैं आपको। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। यस, ये लोग बोल रहे हैं पहले तो जो एग्जम्पशंस हैं
वो इंडिया से जाने के लिए है। अगर आप इंडिया से जा रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं तो आप इंडिया से जा रहे हो किस लिए, एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, तो नो प्रॉब्लम। हम हम आपको 182 डेज तक लेट से रेसिडेंट नहीं बनवाएंगे, 60 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं। तो पहली दो केसेस जाने के लिए, अभी तीसरी जो आने के लिए बोले इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ये लोग अभी एट प्रेजेंट आउटसाइड इंडिया है और वो अगर इंडिया में आना चाहते हैं तो आप आओ, हम सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। मतलब देखिए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह है, अभी आउट से इंडिया में है, अब वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आना चाहते हैं, जैसे किसी की शादी है एक्सेट्रा वट एवर इट में भी, और आके लेटर से 1-2 महीने रह के चले जाते, तो इन लोगों ने बोला नो प्रॉब्लम, आप 182 डेज के पहले चले जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर सेइंग दैट दे आर विजिटिंग इंडिया, ओके, coming to India for the purpose of visit, and the term visit implies that the person is going to go back। ध्यान दो, मतलब आपके घर पे कोई विजिट करने के लिए आया तो जाएगा ना वापस, क्या उधर ही रहेगा, मैं विजिट करने के लिए आया बस। द वर्ड विजिट एम्प्लॉइज दैट अ पर्सन इज गोइंग टू गो बैक, ये ध्यान दो, विजिट करने के लिए आए मतलब परमानेंटली सेटलमेंट के लिए नहीं, विजिट, द वर्ड विजिट एम्प्लॉइज बेसिकली ये कवर करना जैसे साइट सीइंग, टूरिस्ट लोगों को, आ रहे हो इंडिया में आओ, बेसिकली टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए। क्या होता है ना कि अगर आप 60 दिन में अगर रेसिडेंट करवा देंगे तो फिर अपने इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये भी लोग इंडिया में आने को डरेंगे, इसलिए बोला आओ नो प्रॉब्लम। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, फॉरेनर्स के लिए, फॉरेन सिटीजन आए ना इंडिया में तो बस 60 दिन के बाद भी रेसिडेंट बनवाने वाले उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन आल्सो एप्लीकेबल। ये लोग बोल रहे हैं इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ठीक है, इंडियन सिटीजन आ रहे हैं शादी ब्याह के लिए, बस आओ जाओ नो प्रॉब्लम। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, व्हेन कैन आई से दैट अ पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन करके है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान दो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीओआई बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो प्रोविजन कुछ इस तरह से, और आप एक डेफिनेशन लिख लो, मैं बोलता हूं फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लिख दो, अ पर्सन इज सेड टू बी, अ पर्सन इज said to be, a person is said to be of Indian origin, a person is said to be of Indian origin if, if और उसके बाद डैश करके नीचे लिख दो, if उसके बाद नीचे लिख दो he or, if he or, ही के बाद और लिखना रे, लिखना और, अटक गया बीच में, काय को स्लैश, इफ ही और उसके नीचे, और के नीचे अभी मतलब सेकंड नेक्स्ट लाइन में ही और, ठीक है, if he includes she, ठीक है, she includes she, she, हाँ, इनकम टैक्स में वगैरह, मतलब देखिए अपने यहाँ पे कोई भी जब एक्ट लिखा गया है ना, तब एक्ट में कभी भी यही लिखा है क्या, ही इंक्लूड शी, ध्यान दो लीगल लैंग्वेज के हिसाब से,
गलत है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा फिर चेंज करने के लिए, तब तक चेंज नहीं होता हो, आप ध्यान दो, छोड़ो ना, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ही और लिख दो हिज पेरेंट्स, अब लिखो हर पेरेंट्स, ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और नीचे लिख दो अभी वर बोर्न, ही और his parents or his grandparents were born in undivided India. Were born in undivided India, that is up to 14th August 1947. That is up to 14th August 1947. ध्यान दो, देखो अभी क्या बोल रहा हूं, देखो 15th अगस्त 1947 के पहले, मतलब अप टू 14th अगस्त 1947, ये लोग बोल रहे अगर आपका खुद का बर्थ 15 अगस्त 1946 के पहले, जब अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह सब कुछ, ठीक है, इज द बिगेस्ट वन, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ था, कौन से इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया, अगर आपका बर्थ इंडिया में होता, बाद में आप इंडिपेंडेंस के बाद लेट से अंग्रेज चले गए, आप बोले मेरे को भी आने दो और उनके साथ चले गए, और आज जो है आप लेट से आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन आपका बर्थ 1947 के पहले इंडिया में हुआ था, आज आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, आपने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, नाउ यू आर नॉट एन इंडियन सिटीजन, लेकिन आप का खुद का बर्थ 1947 के पहले अगर आउटसाइड इंडिया लेट से इंडिया में हुआ था, तो ऐसे केस में आपका जो ओरिजिन है वो इंडिया है। तो ये लोग बोल रहे कि यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप आज आप आउटसाइड इंडिया हो, अब इंडिया में आ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद का बर्थ अगर 1947 के पहले अगर इंडिया में हुआ था, तो फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। फिर होता क्या, अपने बहुत सारे रिलेटिव्स, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में आते हैं उनके रिलेटिव्स को मिलने को एक्सेट्रा, यस, नवाब शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इनके बहुत सारे रिलेटिव्स इंडिया में है। लाल कृष्ण आडवाणी का घर पाकिस्तान में है, पता है क्या, यस, तो ऐसी बात है, मतलब इधर के लोगों का उधर कुछ सेटलमेंट है, उधर के लोगों के इधर कुछ रिलेटिव्स है, ऐसी सारी चीजें हैं, बोलना क्या है ठीक है, कि ऐसे केसेस में ये लोगों को आना जाना पड़ता है इंडिया में। अब ठीक है, आप अंग्रेजों के साथ उधर सेटल हो गए आउटसाइड इंडिया, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई रिलेटिव्स अगर इंडिया में है अभी, तो फिर शादी ब्याह के लिए आप आ रहे हो, तो ऐसे केस में आपको बोला आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन वापस जाने का विजिट है, कितने दिनों तक, 182 डेज के पहले तक जाओ, नो प्रॉब्लम, हम 60 डेज की वजह से आपको रोकेंगे नहीं, टेंशन की बात नहीं। तो आप अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बनोगे, अगर आपका खुद का बर्थ अगर आउटसाइड, खुद का बर्थ अगर इंडिया में हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, लेट से अपना बर्थ बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में नहीं हुआ था, लेट से आउटसाइड इंडिया हुआ था, एंड दैट इज आफ्टर 1947, फिर अपना हुआ था क्या, अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ नहीं हुआ था, तो ऐसे केस में अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेट से अपनी बर्थ की वजह से नहीं, लेकिन अगर इन लोगों ने बोला अपने पेरेंट्स का अगर बर्थ, मदर और फादर किसी दोनों का एक का भी चलेगा, तो ये लोग बोल रहे अगर आपके पेरेंट्स में से किसी का भी बर्थ अगर 1947 के पहले अगर इंडिया में हुआ था, तो आप की वजह से नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स की वजह से आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन सकते हो। अगर एसएससी का खुद का बर्थ 1947 के पहले इंडिया में हुआ था तो चलेगा, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर खुद का नहीं हुआ था तो कम से कम पेरेंट्स का हुआ था क्या, अगर पेरेंट्स का भी हुआ था तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, बोले पेरेंट्स का भी नहीं हुआ था, पेरेंट्स भी इधर के इधर, समझा ना, पहले पेरेंट्स उसके बाद आप, हाँ। नंबर 3, ये लोग बोल रहे हैं अगर पेरेंट्स का बर्थ 1947 के मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में नहीं हुआ था, अपना भी नहीं हुआ था, तो कम से कम ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अगर हुआ था तो भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। सो
कोई असेसी खुद का, नहीं तो उसके पेरेंट्स का, नहीं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का, तीनों में से किसी का भी अगर बर्थ 1947 के पहले अगर इंडिया में हुआ था तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। पर ऐसे आदमी अगर इंडिया में आ रहा है तो आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। अब ध्यान दो, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पहचान कौन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, समझ रहे हो? आपको डायरेक्टली आएगा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपको कंडीशन ध्यान में रखने की कि उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है करके, फिर वो देंगे किसका बर्थ किधर हुआ था, सारी सिटीज देंगे इधर उधर ऐसा, और फिर बोलेंगे अब पहचान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि नहीं। वो नहीं खेलने का आपको यहाँ पे, ठीक है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपको दिया जाएगा, बट लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बोल रहे हैं कि व्हेन कैन अ पर्सन बी कॉल्ड एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देन द पर्सन कैन बी सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे केसेस में आपको क्या बोला, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होने के केसेस, नंबर 1, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। उसके बाद इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया एज ए मेंबर ऑन, एज ए क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप। और उसके बाद इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। ये पीओआई ने क्या सेटलमेंट के लिए आ रहे इंडिया में, इधर रहने का बोले, अभी अंग्रेजों के साथ बहुत रह लिया, इधर रहने का, तो बोथ द कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल। इंडियन सिटीजन इज कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इधर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, विजिट के लिए नहीं, विजिट के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो दोनों भी कंडीशंस एप्लीकेबल करेंगे। आप आ रहे हो, आओ, ठीक है, टूरिस्ट बन के आओ और वापस जाओ, ऐसे केस में हम आपको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। लेकिन आप आ रहे हो बोले इधर ही जॉब करने का भी, तो फिर दोनों भी कंडीशन एप्लीकेबल, 60 दिन आए ना तो रिस्यूम बनवा देंगे, चलेगा? चलो आओ फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, Mr. X aged 19 years. Mr. X aged 19 years left India for the first time on 31st of May 2014. रेडीच रहते तुम, राइट? On 31st May 2014. Determine his residential status under the following situations. He left India for the purpose of employment. बोलिए, आउटसाइड इंडिया गया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ड्यूरिंग करंट पीरियड, तो कौन सा सेकंड बेसिक लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। He left India on world tour, बोले जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, वो वापस आने वाला, बोले उधर जाएंगे, इधर से का पैसा उड़ाएंगे, उधर से पैसा कमाएंगे, कुछ नहीं लाने वाले, तो सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। एग्जामिनेशन किस लिए? इन तीन केसेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जा रहे हो, एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हो तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो है, चलेगा? चलो फटाफट, पहले ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर एंड डेज 14-15, कब गया वो? 31st में, 31st में मतलब 61 डेज क्या? यस। और इसके पहले इंडिया से कभी बाहर गया था क्या? बोलिए। गया था नहीं गया था? इसके पहले इंडिया से बाहर नहीं गया था, मतलब एडिशनल कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है क्या? यस और नो? यस। चलो फटाफट ये लिख दो पहले, केस 1, if Mr. X left India for the purpose of employment. Case 1,
if Mr. X left India for the purpose of employment, if Mr. X left India for the purpose of employment, चलेगा? लिख दो basic conditions dash section 61, basic conditions dash section 61, नीचे लिख दो ए, as Mr. X is in India, as Mr. X is in India for less than 182 days, for less than 182 days, ब्रैकेट में 61 days during current previous year, during current previous year, comma, he does not satisfy, comma, he does not satisfy first basic condition. और उसके बाद लिख दो बी, एप्लीकेबल है क्या बी? नहीं है, तो उसके सामने लिख दो नॉट एप्लीकेबल. व्हाई नॉट एप्लीकेबल? बिकॉज ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? नॉट एप्लीकेबल ना, नॉट एप्लीकेबल इज जैसे लिखो पूरा. यस, और लिख दो लास्ट में एक ही कंडीशन एप्लीकेबल है गाँव वालों, ध्यान दो. ओनली वन कंडीशन एप्लीकेबल 182 डेज, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो नॉट रेसिडेंट ना. डायरेक्टली कंक्लूजन, as Mr. X does not satisfy first basic condition, as Mr. X does not satisfy first basic condition, as Mr. X does not satisfy first basic condition, comma, he is non-resident for previous year 14-15, comma, he is non-resident for previous year 14-15. Is that okay? Next, case 2. If he left India on world tour, if he left India on world tour, if he left India on world tour, दोनों भी कंडीशन चेक करेंगे. लिख दो बेसिक कंडीशंस, वापस एक बार बेसिक कंडीशंस डैश सेक्शन 61, बेसिक कंडीशंस डैश सेक्शन 61, डैश सेक्शन 61 नीचे लिख दो ए, as Mr. X is in India for less than 182 days, for less than 182 days, for less than 182 days during current previous year, ब्रैकेट में wait, for less than 182 days ब्रैकेट में लिख दो कितने 61 days, ब्रैकेट में लिख दो 61 days during current previous year, during current previous year, comma, he does not satisfy, comma, he does not satisfy first basic condition, comma, it does not satisfy first basic condition. Yes, उसके बाद लिख दो
कॉमा इट डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन, उसके बाद लिख दो बी। बी में देखिए अभी हो, अब दूसरी चेक करने की उसके लिए, यस क्यों, क्योंकि वो वर्ल्ड टूर पे जा रहा है ना, तो अभी दोनों भी कंडीशन चेक करेंगे। तो ये 60 हो रहा है क्या, 182 नहीं हो रहा, ठीक है 60 हो रहा है, यस। और पिछले 4 साल में 365 हो रहा है क्या, यस। वाई, बिकॉज इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सेकंड बेसिक इज एप्लीकेबल। एंड एज ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो both additional conditions are automatically satisfied, therefore R O R, बराबर। लिख दो as Mr. X is in India, as Mr. X is in India for 60 days or more, for 60 days or more, ब्रैकेट में लिख दो 61 days, ब्रैकेट में लिख दो 61 days during current previous year, during current previous year and 365 days or more, 365 days or more, 365 days or more इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इसका डेज लिखने की जरूरत नहीं, अभी इतना लिखा तो भी चलेगा। इन 4 years immediately preceding the current previous year, in 4 years immediately preceding the current previous year, comma he comma he satisfies, comma he satisfies second basic condition, comma he satisfies basic condition, comma he satisfies second basic condition, yes, full stop। additional conditions, additional conditions, additional conditions में लिख दो सेक्शन 66। अब ए और बी लिखो तो मत, बी और बी लिखो मत, डायरेक्टली देखो किस तरह से लिखना है। नाउ यू डोंट हैव टू चेक, यू कैन डायरेक्टली से लिख दो as Mr. X left India for the first time, as Mr. X left India for the first time, as Mr. X left India for the first time during current previous year, during current previous year, comma, he automatically satisfies, he automatically satisfies both the additional conditions, comma, automatically satisfies both the additional conditions, चलेगा, full stop। conclusion, as Mr. X satisfies second basic condition and both the additional conditions, as Mr. X satisfies, as Mr. X satisfies second basic condition, second basic condition and both the additional conditions, and both the additional conditions, comma, he is ROR for previous year 14-15, comma, he is ROR for previous year 14-15, yes। अब ध्यान दो,
हम जब बोलते हैं कि अ पर्सन शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर एक्सेट्रा, इंडिया में होना चाहिए मतलब किधर होना चाहिए? देखो लेट से, इंडिया में होना चाहिए मतलब किधर, इंडिया मतलब क्या, नॉट दैट इज द क्वेश्चन। हम बोलते इंडिया में होना चाहिए, कोई आदमी लेट से यहाँ पे मुंबई में आया, यस, उसको गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए, और वो हवा में है, गर्लफ्रेंड जमीन पे है, तो गर्लफ्रेंड बोल रही आजा, तो बोल रहा नहीं नहीं मैं इंडिया में आऊंगा ना तो मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो वो हवा में इसे हाई कर रहा है, यस, तो मतलब वो इंडिया में है या नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये लोग बोलते हैं इंडिया मतलब क्या, इंडिया मतलब देखो ये जो जितने भी सारे स्टेट्स हैं, इस सारे स्टेट्स का जो भी टेरिटरी है वो इंडिया है। उसके बाद अपने पास यूनियन टेरिटरीज वगैरह है, यस, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, ये जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह है ये भी सारे क्या यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ये भी इंडिया है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। 12 नॉटिकल माइल्स, पानी में जो डिस्टेंस होता है वो 12 नॉट मतलब नॉटिकल माइल्स में काउंट होता है, किलोमीटर में काउंट नहीं होता हो। पानी में जब हम डिस्टेंस काउंट करते तो नॉटिकल माइल्स में होता है। तो देखो 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल जो है अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर, मतलब 24 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं इंडिया मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया तो है। उसके बाद इसके आगे बोलते हैं इसके आगे का एरिया दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, CSNEEZ। क्लास के नोट्स में डेफिनेशन पूरा दिया है, मैं आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो है ये बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स जो है ना, मतलब यहां से लिखता हूँ, सेपरेट लिखता हूँ इसको, 200 नॉटिकल माइल्स तक कौन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी क्या है, इंडिया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड व्हाट इज TWI। ध्यान दो इसमें फर्क क्या होता है। देखो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि TWI में आप आपके मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हो, मिलिट्री बेसिस यहाँ पे रख सकते हो TWI में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करवा सकते, आपकी मिलिट्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, यस। हाँ, इसे आप सिर्फ इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए आप यूज करो, मतलब अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, फिशिंग करना है, सबमरीन केबल्स वगैरह डालने हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में अलाउड नहीं, इंटरनेशनल कन्वेंशन हम लोगों ने जो साइन किए उसके हिसाब से। और इसके बाद का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज हाई सीज। हाई सीज दिस इज एन इंटरनेशनल टेरिटरी, दिस इज एन इंटरनेशनल टेरिटरी। उसके बाद वाला, अब देखो ये लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स का, मतलब अगर आप जहां पे अगर 12 नॉटिकल माइल्स यहां से काउंट करोगे, यहां से काउंट करोगे, यहां से, यहां पे थोड़ा, यहां से, यहां से, यहां से, तो आपको आउटर साइड में ऐसा 12 नॉटिकल माइल्स का इंडिया में नजर आएगा वापस एक बार। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया ये भी इंडिया, इवन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये भी इंडिया। लेकिन ये बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनका सबका डिस्टेंस बेस लाइन से काउंट होता है। ये 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन TWI, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप बोलोगे फिर सर ये तो एरिया तो TWI, हाँ है। एक्चुअली देते टाइम डिस्टेंस जो है पानी में ऐसा कोई लेटर से पानी पानी में ऐसे पकड़ के हाँ यहाँ से डिस्टेंस काउंट करो, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं तो भी कांस्टेंट जहां पे जमीन है वहां से डिस्टेंस काउंट किया जाता है। ये लीगल डेफिनेशन है कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स वन सेकंड फ्रॉम बेस लाइन। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, यहाँ तक तो TWI ही है, मतलब 188 नॉटिकल माइल्स आफ्टर TWI जो है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन ये भी इंडिया है। अब ये लोग बोलते इसके ऊपर का आसमान इंडिया है, इसके अंदर की जमीन इंडिया है, पानी के ऊपर का आसमान इंडिया है, पानी के अंदर भी इंडिया है, जमीन तक इंडिया है, सब कुछ इंडिया है, इधर इधर इधर। समझ रहे हो? मतलब वो जो बोल रहा है उसकी गर्लफ्रेंड को कि नहीं नहीं मैं इंडिया में आऊं तो
मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो वो गर्लफ्रेंड क्या बोली, शान भाई मैंने सीखा है सचिन सर की क्लास में, तो इंडिया में चेक कर। क्यों? ये हवा में है तो मतलब इंडिया में है, समझ रहे हो? तो आप अगर ये हवा में भी हो तो इंडिया है, जमीन के अंदर भी हो तो भी इंडिया में है। यस, इधर भी हो पानी के अंदर भी है, और पानी के अंदर में भी जमीन होती है ना, जब जमीन लग जाएगी उसके ऊपर भी है तो भी इंडिया है। इन लोगों ने बोला है एयर स्पेस अबव द टेरिटरी वाटर एंड इस टेरिटरी, ये सबके ऊपर का एयर स्पेस, इवन सब सॉइल अंडरलाइन द वाटर, सब सॉइल अंडरलाइन द वाटर, इसके अंदर की जो जमीन है, ये सब कुछ इंडिया है। तो आप इधर किधर भी है तो आप कहां पे हो, इंडिया में हो। तो वंस द पर्सन क्रॉसेस दिस, इधर आ गया, उसका डेज काउंट होना चालू हो जाता है। और अगर कोई पर्सन ने आपको बोला कि यहाँ पे TWI में 183 डेज है, तो इंडिया में रेसिन हो गया, 182 डे हो गया उसका क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये लिख के रखो, इंडिया। सर्विस टैक्स में बहुत रिलेवेंट है, इन सर्विस टैक्स दिस इज वेरी रिलेवेंट, सर्विस टैक्स के एंगल से। मतलब अगर यहां पे भी अगर आपने सर्विसेज ली तो भी सर्विस टैक्स लगता है, इतना ध्यान में रखो जब सर्विस टैक्स पढ़ोगे। इंडिया में क्या TWI में भी ली, CSEZ में भी ली, तो भी सर्विस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। और सर हटो सर, यस कैसे लग रहा है अकेले को उधर, क्या फीलिंग गुड और फीलिंग लोनली है क्या आजू बाजू में लोग? देख आज कलान शांत रहा तो उधर बैठा था, फर्क तो पड़ता है। और उसको उठाया तो उसको लगा होगा, ओ मेरे को उठाया आज इधर से, बोलिए। देखो अभी आपका क्वेश्चन सिर्फ मेरे को समझा, ठीक है, मैं बोलता एक्सप्लेन करता। नहीं आ रहा हूं मैं उधर, ये हो गया है लिख के, यस गांव वालों। इंडियन एम्बेसीज जो है, बेसिकली ध्यान दो, पॉइंट निकला है इसलिए, इंडियन सिटीजन, सुनो गांव वालों, सैलरी चैप्टर में हम इसके ऊपर बात जरूर करते हैं इंडियन एम्बेसीज के बारे में, बट एज द पॉइंट इज आस्क्ड हियर, जस्ट उसको रिलेवेंट पोर्शन यहाँ पे बात करते हैं। इंडियन एम्बेसीज देखो, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री में, मतलब हर एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री में खुद के गवर्नमेंट के ऑफिस ओपन करती है। इंडिया में हर एक कंट्री की गवर्नमेंट का ऑफिस है, मतलब आपका US गवर्नमेंट का ऑफिस है, UK का है, यस पाकिस्तान का, सबका है, उसको मतलब वो एम्बेसिडर्स बोले जाते हैं। पुराने जमानों में क्या था, अगर इस लेट से पर्टिकुलर स्टेट के राजा ने अगर दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के राजा के साथ अगर बात करनी है तो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, उसका जो लेट से पर्सन जाता है उसको क्या बोलते हैं, राजदूत। तो अभी ये एम्बेसिडर्स, ठीक है। तो सेम सिचुएशन जो है ना, मतलब सिविलाइज सोसाइटी में इन लोगों ने कैरी किया। अब यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो इंडिया में लगे दिल्ली में आपको US एम्बेसी दिखेगा, पाकिस्तान एम्बेसी दिखेगा, बांग्लादेश एम्बेसी दिखेगा, मतलब उनके कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के भी आउटसाइड इंडिया जो ऑफिसेस है, फॉरेन ऑफिसेस, मतलब
इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, इंडियन एम्बेसी इन बांग्लादेश, इंडियन एम्बेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स, लाइकवाइज। मतलब नरेंद्र मोदी को अगर बात करने की रहेगी बराक ओबामा को, तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी फोन नहीं करते इधर से, क्या चल रहा है बराक। बरा है का बराक। यस, इट्स इट्स नॉट लाइक दिस। अपना जो कंट्री का लेटेस्ट फॉरेन ऑफिस है, वहां पे अपना जो बेसिकली फॉरेन, अपनी गवर्नमेंट अपने फॉरेन ऑफिस को कांटेक्ट, मतलब इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करती है, और इंडियन एम्बेसी फिर क्या करता है, उधर की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करता है, फिर कम्युनिकेशन होता है। लाइकवाइज इट हैपेंस। अब ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, ये जो अपना गवर्नमेंट जो आउटसाइड इंडिया में अपने ऑफिस खोल के रखा है, मतलब इंडियन एम्बेसी इन यूएस एक्सेट्रा, इसमें जो लोग काम करते हैं ये सारे इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस के कैंडिडेट्स होते हैं। जो यूपीएससी की एग्जाम्स होती है उसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस अलग अलग पोस्ट होती है। आईआरएस, अरविंद केजरीवाल आईआरएस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अलग अलग है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ एक्साइज, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वगैरह ये जो होते हैं सारे, ये कहां से सिलेक्ट होते हैं? आईआरएस से, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं जाते उधर डायरेक्ट, अपने को जाना है तो वो एग्जाम्स थ्रू जाना है, यूपीएससी के एग्जाम्स थ्रू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वो जो आईएफएस वहां पे होते हैं, तो वो आईएफएस भी इंडियन सिटीजन है। यस, इंडियन सिटीजन। इफ दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो सेकंड बेसिक कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। एंड द ईयर इन विच दे हैड गॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, जब वो आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए उस साल जब चले गए इन द फर्स्ट ईयर, तब उस साल में भी उनको कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हुई होगी? सेकंड बेसिक कंडीशन। तो इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और अभी आ रहे हैं तो आओ, लेकिन अगर रिसेटलमेंट के लिए आ रहे इधर इच, तो फिर दोनों भी एप्लीकेबल होगी। आ रहे हो शादी ब्याह के लिए, नो प्रॉब्लम, आओ 2-4 महीने रहो, वापस चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, सेकंड बेसिक कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। In the year 2014-2015, that is the previous year, a sailor has remained on the ship for a private company owing ocean going ships as follows। देखो क्रू, और ये क्रू मेंबर जो है वो शिप के ऊपर आउटसाइड इंडिया गया है। अब देखो इसका स्टे देखिए, ये आउटसाइड टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया 182 डेज है, और इनसाइड टीडब्ल्यूआई 183 डेज। इनसाइड टीडब्ल्यूआई 183 डेज है, फंस गया हो। अब ध्यान दो, इफ यू आर अ crew member and going outside India on Indian ship, then in that case first basic condition is only applicable, second basic condition is not applicable। लेकिन इसका फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, देखो टीडब्ल्यूआई में फंसा रहा हो तो क्या है, रेसिडेंट है, और उसका 5 years का डेटा नहीं दिया है, एज्यूमिंग दैट ही इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया, तो उसको आरओआर बनवा देंगे, ठीक है। और उसके साइड में लिख दो एज्यूम, क्वेश्चन के साइड में लिख दो एज्यूम assessee is going, assume assessee is going for the first time outside India, assume assessee is going for the first time outside India। yes, लिख दो। नहीं नहीं, आपको लिखना है ढंग से। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, लिख दो। बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6(1), बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1), बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6(1) लिख दिया, लिख दो। उसमें लिख दो ए, एज assessee इज इन इंडिया, नाम नहीं दिया उसका, एज assessee इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more, 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 182
फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ब्रैकेट में लिख दो कितना, 183 डेज ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, comma he satisfies comma he satisfies comma he satisfies first basic condition, लिख दिया। उसके बाद सेकंड बेसिक चेक करने की जरूरत है क्या, एडिशनल कंडीशंस डैश सेक्शन 66 yes yes लिख दो। शान बेटे लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, सोने दो आराम से। हाँ, डर जाएंगे उन्हें तो नींद में सुन के। यस चलो लिख दो एडिशनल कंडीशंस, एज assess is going outside India for the first time, as assess is going outside India for the first time, as assess is going outside India for the first time, during current previous year, comma he अपना फेवरेट ऑटोमेटिकली लटकली नहीं ऑटोमेटिकली ओनली, comma he ऑटोमेटिकली satisfies, स्पेस वगैरह मत दो बीच में, प्रॉपरली को ऑटोमेटिकली, comma he automatically satisfies both the additional conditions, full stop. Therefore he is एक काम करो, वेट कंक्लूजन सेपरेट लिखना चाहिए था ना, देर लिख दिया क्या डायरेक्ट, ठीक है लिखो, देयरफॉर ही इज आरओआर फॉर प्रीवियस ईयर 14-15, आपने क्या जाता, चलो देयरफॉर ही इज, अरे रुको गाँव वालों, लेक्चर अभी तक एंड नहीं किया, हमारे पूरा सिखाने वाला हूं मैं 4:30 बजे तक। शान बेटो घर से पढ़ के आया मैं आज। हाँ देयरफॉर ही इज, हाँ अरे रुको ना, देयरफॉर ही इज आरओआर फॉर प्रीवियस ईयर 14-15 चलेगा। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस हमने किसका कंप्लीट किया अभी, रुको जाओ मत, रेसिडेंशियल स्टेटस किसका कंप्लीट किया, इंडिविजुअल, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, 6(1) की बेसिक और 6(6) की एडिशनल। यस बेसिक कंडीशन में कौन सी, पहली कंडीशन 182 डेज और मोर, और सेकंड 60 + 365, एडिशनल में पहली अरे सेल्फिश लोगों, कितने सेल्फिश है तुम लोग, काम हो गया चल रही है। हाँ क्या एडिशनल कंडीशंस, आर इन 2 आउट ऑफ 10 और उसके बाद 7-13 7 years। यस चलो अब किसका, रुको रेसिडेंशियल स्टेटस किसका कंप्लीट हो गया, इंडिविजुअल का। नाउ विल बी स्टडीइंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, जैसे सबके लिए स्लैब देखे ना, वैसे सबके रेसिडेंशियल स्टेटस देखने का आपको चलेगा। कभी भी क्लास की टेस्ट, अरे परसों मैं बोला ना, परसों क्लास नहीं, गणपति बैठने के दिन, ठीक है। टेस्ट के लिए भी कभी भी रेडी रहो, एनीथिंग इज पॉसिबल।